स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आज के पेपर की। थोड़ा लेंथी पेपर कुछ बच्चों को लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि एक हर टाइप के क्वेश्चन आए हैं, थ्योरेटिकल भी है, जैसे एक डेफिनेशन भी पूछी गई है इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, और प्रूव करने की भी है। कई बच्चों की ये समस्या आ रही है कि उसमें अथवा के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सबसे पहले आज सेक्शन ए का इसमें वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप इसमें तीनों सेक्शंस के सॉल्यूशन को 3 वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि इसका सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ आपको क्या है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप में है, x² + 5x + 9। तो इसमें वैल्यू अपने से पूछी गई है f इनवर्स 8 एंड f इनवर्स ऑफ 9। सबसे पहले अपने को करना क्या है, सबसे पहले अपन f इनवर्स ऑफ x निकालेंगे, उसके बाद ये वैल्यू दोनों आ जाएंगी। चलिए, मैंने f ऑफ x को y ले लिया और ये आपने इसमें क्वाड्रेटिक लिख लिया, ठीक है ना। अब यहां मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले रहा हूं, ये आपने ले लिया, और इसमें से एबीसी की वैल्यू आ रही है 1, 5 एंड 9 - y, ठीक है ना। तो आप इसका v² - 4ac निकालेंगे, जो कि आपका हो जाएगा रूट ऑफ v² - 4ac, ये 25 - 36 - 4y, तो ये आपका हो गया 4y - 11, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्म में रख देते हैं इसको। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b ± रूट v² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो x = b की वैल्यू यहां पर क्या थी अपनी 5, तो -5 ± रूट, ये आपका हो गया 4y - 11 अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर करते क्या है कि x की जगह f इनवर्स ऑफ x लेते, क्योंकि ये अपन ने थ्योरी में पढ़ा है, डोमेन और रेंज आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर आपका -5 ± रूट 4x - 11 अपॉन 2, ठीक है ना। ये आपका आ गया f इनवर्स ऑफ x। अपने को निकालना क्या है, अब 2 वैल्यू निकालनी है, f इनवर्स ऑफ 8 निकालना है, वो देखते हैं अपन। तो ये आपका हो गया -5x की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, तो x की जगह आपको क्या पुट करना है 8, तो 4 × 8 32 - 11 क्या हो गया 21। ये तो हो गई वैल्यू किसकी, f इनवर्स ऑफ 8 की। f इनवर्स ऑफ 9 निकालने जा रहे हैं, तो वही x की जगह 9 रख देंगे, तो 9 रखेंगे तो आपका -5 ± रूट, ये 4 × 9 हो गया 36 - 11 25 अपॉन 2। ये आपका प्लस माइनस के हिसाब से आप कर लेंगे। तो f इनवर्स ऑफ 9 = -5 ± 5 अपॉन 2। यहां से 2 ऑप्शन हो जाएंगे, f इनवर्स ऑफ 9 = -5 + 5 अपॉन 2 एंड f इनवर्स ऑफ 9 = -5 - 5 अपॉन 2। तो f इनवर्स ऑफ 9 हो गया 0, और यहाँ f इनवर्स ऑफ 9 हो गया -5, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इस तरह से ये आपका आ गया f इनवर्स ऑफ 8 एंड ये आ गया आपका f इनवर्स ऑफ 9। क्लियर। चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, 2 tan of tan इनवर्स x + tan इनवर्स x³। तो जैसा कि आपने फॉर्मूला इनवर्स में पढ़ा है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपका हो जाता है tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy, ठीक है ना। तो इसमें आपका दूसरा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² हो जाता है। तो दोनों फॉर्मूले इसमें पुट करने हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, तो y की जगह क्या रखना है x³। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x + x³ अपॉन 1 - x⁴। तो आपका tan से तो ये tan इनवर्स एलिमिनेट हो रहा है, तो यहाँ कॉमन क्या ले रहे हैं x कॉमन लेने पे आपका बच रहा है 1 + x², और यहाँ मैं फैक्टर कर रहा हूं, तो 1 - x² 1 + x²।
ये कैंसिल तो आपका फाइनल क्या होगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, मैट्रिक्स से रिलेटेड है। दो मैट्रिक्स यहाँ पर इक्विवेलेंट दिखाए गए हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में मैंने पहले भी आपको बताया था, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट की कंपैरिजन करते हैं अपन। जैसे A11 है तो उसकी A11 से होगी। अब जैसे ये क्या है, ये आपका A22 है तो A22 की कंपैरिजन किससे होगी, A22 से। तो इससे K इक्वल तो आपका 2 हो गया, और A11 की किससे हो जाएगी, A11 से। तो K प्लस 4 की होगी A से। तो ये 2 प्लस 4 इक्वल A एंड A इक्वल 6। तो इसमें वैल्यू आपसे किस किस की पूछी थी, K की और A की। तो 2 और 6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की डेफिनेशन पूछी गई थी। इसको इन्वर्टिबल या सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं और नॉन इन्वर्टिबल यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसमें बड़ा सिंपल है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह वो है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, यानी अगर किसी आव्यूह का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी नॉन जीरो, तो ऐसे मैट्रिक्स में क्या होगा, इसको हम कहेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और इसका जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ये तो हुई व्युत्क्रमणीय आव्यूह की। और अव्युत्क्रमणीय में क्या है, नॉन इन्वर्टिबल में, कि इसका इनवर्स विद्यमान नहीं होता है। इसमें मॉड ए इक्वल 0 हो जाता है, और यहां पर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ये आ गया अपना 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि अंतराल -1 to 1 ओपन इंटरवल है, f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 न तो वर्धमान है इस अंतराल में और न ह्रासमान। तो ये वर्धमान यानी इंक्रीजिंग और ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन में क्या करते हैं, f ऑफ x जैसे आपने ये लिया, आप क्या करेंगे f डैश x निकालेंगे जो कि आपका 2x माइनस 1 है। और अब यहाँ f डैश x, ये चलिए इक्वेशन 1 एंड 2 ले लेते हैं। f डैश x की जब आप 0 से कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल रही है 1/2। अगर मैं यहाँ एक नंबर लाइन बनाऊं तो आप देख रहे हैं आपको ये -1 एंड 1 और ये आपका 1/2। तो यहाँ दो इंटरवल हो रहे हैं अपने, -1 एंड 1/2, और ये आपका हो रहा है 1/2 to 1 पे मैंने ओपन लिया है। अब अगर मान लो -1 और 1/2 के मैं बीच की वैल्यू जैसे देखूं, जैसे मैंने ले ली सपोज दैट f डैश ऑफ 1/4, तो आपको यहाँ इक्वेशन सेकंड में ये पुट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू अपनी नेगेटिव आ रही है, तो इस पर तो ये क्या हुआ, इस पर ये हुआ ह्रासमान। लेकिन अगर मैं f डैश ऑफ 1/2 और 1 के बीच की वैल्यू 3/4 रखूं तो ये आपकी आ रही है पॉजिटिव। पॉजिटिव आपको किधर ले जा रहा है, वर्धमान पर। तो आप देख सकते हैं कि -1 से 1/2 में तो हो रहा है ह्रासमान, और 1/2 से 1 तक हो रहा है वर्धमान। तो अगर मैं -1 से 1 तक ओवरऑल पिक्चर की बात करूं तो क्या होगा, न वर्धमान न ह्रासमान। यही अपने को प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1/1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स दी नहीं है। देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें करना है आपको कंजुगेट, यानी संयुग्मी का ऊपर नीचे गुना। ये आपने कर दिया 1 माइनस साइन एक्स का। तो यहाँ ऊपर तो हो रहा है अपना 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपने देखा कि ऊपर तो हो गया 1 अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ये मैंने अलग लिख लिया, और साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर ये अलग हो गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को कह सकते हैं सेक स्क्वायर, और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर को कह सकते हैं सेक एक्स टेन एक्स। अब आप सभी जानते हैं सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स।
तो ये हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एक वेक्टर प्रोडक्ट दिया हुआ है सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल में मैंने क्या दिया था कि भाई इसमें IJ के अपने को लेना है, बाकी 2 रो इनसे ही बनेंगी। कैसे देखते हैं, यहां पर ये फर्स्ट रो हो गई डिटर्मिनेंट की IJ के, सेकंड रो 2 -3 4 एंड 3 4 -4, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एक्सपेंशन करेंगे। तो मैंने I ले लिया, ये आपका हो गया 12 - 16, J माइनस में लेते ही ये हो गया -8 - 12, K प्लस में लेते ही ये 8 + 9 हो गया। तो ये हो गया आपका -4I + 20J + 17K। ये हो गया आपका A क्रॉस B। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आपको प्रूव करना है सररेख यानी कॉलिनियर। कॉलिनियर प्रूव करना है। क्या होते हैं कॉलिनियर पॉइंट? जो एक ही लाइन में होते हैं। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट क्या आ जानी चाहिए? 0। तो ये मैंने इसमें आपको एक डिटर्मिनेंट में ये तीनों पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, 2 के साथ क्या आ जाएगा? -20 + 3 माइनस में ले लिया, और ये रो कॉलम छोड़ के ये आपका हो गया 10 - 12 और +4 लेके ये हो गया -1 + 8। तो ये आपने ले लिया -17 का, तो 2 में करेंगे -34, 10 - 12 -2 का -3 में +6, 8 - 1 7 का 4 में हो गया 28। और आप देख सकते हैं -34 + 34 हो गया 0, और ये हो गया कॉलिनियर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने से पूछ रहा है LPP का फिजिबल सॉल्यूशन यानी रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल। तो सुसंगत हल का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो क्वेश्चन में जितनी भी आशंकाएं दी हुई हैं, जो भी इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, जो सबको सेटिस्फाई करे। जैसे कि मान लो अपने को एक Z दिया है, अब जो भी इनइक्वालिटीज दी हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी, तो कहने का मतलब Z का मान हमें उन पॉइंट्स पे निकालना है जो पॉइंट दी गई इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो कहने का मतलब कि दी गई असमीकाओं का ऐसा हल जो सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र को संतुष्ट करता हो, वो उसका सुसंगत हल कहलाता है। क्लियर? तो फीजिबल जो सॉल्यूशन है वो क्या है? फीजिबल सॉल्यूशन का मीन एक ऐसे रीजन से है जो हर एक इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन एरिया को सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर अपने को 3 वैल्यू दी हुई है, प्रायिकता का है, और ये P ऑफ A इंटरसेक्शन भी पूछा है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं था, सीधे ही इसके लिए फॉर्मूला आपने प्रोबेबिलिटी में देखा होगा, बस ये आपने फॉर्मूला लगा दिया, बस आपको सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। 6/11 + 5/11 - 7/11, 6 + 5 11, 11 - 7 हो गया 4/11। तो बिल्कुल ही तो आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है, f और g 2 ऐसे फंक्शन है जो एकेकी भी हैं और आच्छादक भी हैं, यानी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो उसके लिए अपने को एक थ्योरम है कंपोजिट फंक्शन की, वो प्रूव करनी है कि गॉफ इनवर्स इक्वल f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। तो देखते हैं क्या है इसका प्रूफ। तो आपको दिया हुआ है गॉफ इनवर्स इक्वल f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ये अपने को प्रूव करना है। LHS इक्वल RHS लानी है। तो जैसा कि हमने देखा है कि जैसे कोई फंक्शन f इक्वल g है, तो हमने मल्टीप्लीकेटिव जो प्रॉपर्टीज है उसमें पढ़ा हुआ है कि हम कोई भी फंक्शन का कंपोजिट दोनों ओर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया h ऑफ f एंड h ऑफ g, तो ये परमिटेड है, एकेकी आच्छादक फलन है। तो मैंने यहाँ पर एक फलन लिया है गॉफ, और उसको कंपोजिट में दोनों ओर कर रहा हूं। कंपोजिट का मतलब संयुक्त फलन से है। तो ये मैंने गॉफ का कंपोजिशन कर दिया दोनों तरफ। क्लियर है ना? ठीक है ना? ये अब मैं यहां से दोनों साइड सॉल्व करूंगा। पहले देख रहे हैं LHS और फिर देखेंगे RHS। जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि जैसे हमने देखा है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल क्या होता है, आइडेंटिकल फंक्शन यानी तस्मक अवयव। तो सिमिलरली अगर मैं देखूं, सिमिलरली पोजीशन में अगर हम देखें तो गॉफ का कंपोजिट फंक्शन अगर हम गॉफ इनवर्स से करेंगे तो वो भी आइडेंटिकल फंक्शन यानी हमको तस्मक अवयव मिलने वाला है, आइडेंटिकल एलिमेंट सॉरी। तो यहां पर हमारी LHS का रिजल्ट आया आई। अब हम देखेंगे RHS। RHS में चलेंगे। RHS आपको क्या दे रखी है, RHS दे रखी है गॉफ ऑफ F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, ठीक है ना। तो हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है जिसमें कि हमने साचरता को और क्रमन्वयता को देखा हुआ है। तो एसोसिएटिव यानी साचर, कम्यूटेटिव यानी क्रमन्वय। तो एसोसिएटिव लॉ इसमें क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है जैसे f ऑफ g ऑफ h कोई तीन फंक्शन है तो इसको आप चाहें तो f ऑफ g ऑफ h के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, यहां मैंने क्या किया कि g ऑफ इसको लिख दिया f ऑफ f इनवर्स, f ऑफ f इनवर्स, g इनवर्स आपका चल ही रहा है। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि f ऑफ f इनवर्स इक्वल क्या है i, तो यहां मैंने इसकी जगह लिख दिया i, ठीक है ना। अब जो इनवर्स जो आइडेंटिकल एलिमेंट होता है उसका कंपोजिशन करने पर आइडेंटिकल एलिमेंट का एलिमिनेशन हो जाता है यानी तस्मक अवयव का विलोपन हो जाता है। तो यहाँ तस्मक कौन है, i, तो उसका हो जाएगा विलोपन। तो ये आपका हो जाएगा g ऑफ g इनवर्स। तो g ऑफ g इनवर्स जिस तरह से f ऑफ f इनवर्स इक्वल होता है i, तो g ऑफ g इनवर्स इक्वल भी क्या होगा i। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है i यानी आइडेंटिकल एलिमेंट। तो इस तरह से हमने LHS इक्वल क्या प्रूव किया, RHS। बिल्कुल सिंपल थ्योरी है इसमें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। इसमें a-2i की वैल्यू दी हुई है और a इंटू ए ट्रांसपोज की पूछी है। ए ट्रांसपोज का मतलब यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए से है, ए का परिवर्त आव्यूह। तो सबसे पहले a इंटू ए ट्रांसपोज तो बाद में आएगा, पहले अपन a निकालेंगे। तो देखते हैं, ये मैंने a इक्वल के लिए ये आपको वैल्यू दी हुई है, ये एज इट इज लिख ली। और ये 2i को अगर हम उधर ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 0 0 सॉरी 0 2 0 एंड 0 0 2। तो a की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर, ये आ गई +1 -2 3 2 3 -1 एंड -3 1 एंड 2। ये तो हो गई आपकी वैल्यू किसकी, a की। अब पूछा क्या है, a इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ ए ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो रो को किसमें अपन चेंज करेंगे, कॉलम में। तो ये 1 -2 3 एंड 2 3 -1 एंड -3 1 2। तो इस तरह से ये हमारा हो गया ए ट्रांसपोज। चलिए अब दोनों का कर लेते हैं अपन इनटू। तो a इंटू ए ट्रांसपोज, तो 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है अपने को, 1 2 -3 -2 3 1 एंड 3 -1 2, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई देखते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, r क्रॉस c के क्रम में करते हैं। r क्रॉस c यानी रो का मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉलम से। तो देखते हैं, ये आपका हो गया 1 4 एंड 9। तो ये हो गया कितना, 14 1 4 एंड 9। चलिए इसी रो का सेकंड कॉलम से 2 -6 एंड -3, 2 -6 -3, तो ये हो गया -7, ठीक है ना। अब इसी रो का थर्ड कॉलम से, तो ये आपका हो रहा -3 -2 +6, तो ये आपका हो गया 1, ठीक है ना। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो ये आपका हो गया 2 -6 -3, तो 2 -6 -3 कितना होगा, -7। और अब इसी रो का सेकंड कॉलम से 4 9 एंड 1, तो ये फिर से 14 हो गया। अब इसी रो का थर्ड कॉलम से -6 +3 -2, तो ये आपका हो गया -k
ये आपका हो गया -5 हो गया, ठीक है ना। अब इसी थर्ड रो का अपन फर्स्ट कॉलम से करेंगे। क्या हो रहा है, -3 एंड -2 +6, तो ये आपका हो गया +1। अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम से -6 + 3 -2, तो ये आपका हो गया -5। अब लास्ट रो का लास्ट कॉलम से तो ये आपका हो जाएगा 9 + 1 + 4 यानी ये हो गया 14। तो इस तरह से ये वैल्यू अपनी आ गई A × A ट्रांसपोज। क्लियर, बिल्कुल इजी है। आगे देखते हैं। तो बोर्ड पर है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है जिसमें कि ऊपर एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, नीचे एक क्वाड्रेटिक, यानी ऊपर रैखिक है, नीचे द्विघात। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं x² + 3x + 1 को t मानूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2x + 3 dx = dt मुझे मिलेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि ऊपर है 2x + 5। अगर ऊपर 2x + 3 होता तो हम डायरेक्ट ही कर देते। अब इसमें क्या है कि इसको अपने को तोड़ना पड़ेगा, दो फंक्शन बनेंगे। तो एक में तो मैंने ले लिया 2x + 3 अपॉन ये आपका एज इट इज, और प्लस में अब ये 3 तो इसमें आ गया, अब 5 था, 5 - 3 2 के लिए मैंने अलग से एक फंक्शन बना दिया है, और ये आपका एज इट इज, ठीक है ना। ये तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ दे रहे, दो इंटीग्रेशन यहाँ सॉल्व करने हैं, I1 एंड I2। तो I1 देखते हैं सबसे पहले। I1 आपका है 2x + 3 dx अपॉन √x² + 3x + 1। तो जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि इसको आपने क्या माना था, t, तो 2x + 3 dx किस में जाएगा, dt में। तो ये आपका हो गया dt अपॉन √t, और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t, ये C1 ले रहे हैं। तो I1 है, I1 = 2√t की वैल्यू वहां पर क्या थी अपनी, x² + 3x + 1। ये इक्वेशन नंबर अपन ने मान लिया सेकंड। I1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा पूरा फोकस किस पर रहेगा, I2 पर। 2 को अपन वहीं छोड़ दे रहे हैं, बाद में देखेंगे। ये मैंने ले लिया आपका क्वाड्रेटिक। तो जब हमारा ऊपर 1 हो और नीचे कोई द्विघात हो, तो यहां पर पूर्ण वर्ग बनाते हैं, इसे कहते हैं TSM, टोटल स्क्वायर मेथड। क्या करना है इसमें, x का कोफिशिएंट क्या है 3 का हाफ क्या होगा 3/2, एंड 3/2 का स्क्वायर 9/4 ऐड करना है और उसी को माइनस करना है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये तीनों मिलके तो आपके बना रहे हैं x + 3/2 का होल स्क्वायर, और ये 4 बन जा 4 - 9 यानी 5/4, ये आपका बना रहे हैं ये माइनस का √5/2 का स्क्वायर। तो यहां इस तरह से हम देख सकते हैं कि फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है 1/√x² - a²। क्या फॉर्मूला है आपका, इसका फॉर्मूला क्या था, लॉग में है, log ऑफ mod x + √x² - a²। आपको करना कुछ नहीं है, x की जगह x + 3/2 एंड a की जगह √5/2 रिप्लेस करना है। तो I2 अपन देख रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है अपना 1/√x² - a²। तो मैं उसको उसमें रख रहा हूं। चलिए इधर से इस I1 को मैं हटा देता हूं, आप इसकी वैल्यू ध्यान रखना। चलिए, तो ये आपकी I2 क्या हो गई थी, I2 इक्वल फॉर्मूला लगा रहे हैं, log mod x को किससे रिप्लेस करना है, x + 3/2 + √x²। तो x ये हो गया x² - a², ये क्या है √5/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये मैंने इधर ले लिया C2। तो इसको अपन चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, ये तो आपका चल ही रहा है। अब ये इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो आपको ये इसी की वैल्यू तो है, इसकी जगह अपन डायरेक्ट x² + 3x + 1 लिख सकते हैं। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 की वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, फर्स्ट में।
तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, आई इक्वल I1 को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्या निकाला था, 2√x² प्लस 3x प्लस 1, और I2 के लिए ये 2 पहले है, 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 2 log ऑफ ये आपका हो जाएगा x प्लस 3/2 प्लस √x² प्लस 3x प्लस 1, ये और C1 C2 मिला के क्या हो गए, C। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है किसी के सॉल्यूशन में, तो आप उसको थोड़ा स्लो स्पीड में चला के देख सकते हैं, या जैसे कोई क्वेश्चन आपको आ रहा हो तो उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपने को y की वैल्यू दी हुई है और वैल्यू पूछी किसकी है, dy/dx की। अब अगर ये क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा जाता तो वहां हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते f'(x/2y-1)। तो f' यानी log x का डिफरेंशियल क्या है, 1/x, और 2y-1 ये हो गया, तो ये इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन यहाँ सेक्शन बी में अपने को इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे वो एक बार देखते। y इक्वल रूट ऑफ log x, ये पीछे की जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल हो गई, y के, रूट इधर से हटाएंगे स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो गया log x प्लस y, ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, 2y dy/dx इक्वल log x का 1/x प्लस y का क्या हो जाएगा, dy/dx। ये अगर मैं इधर लाके dy/dx आपका कॉमन लूं तो यहां बचेगा 2y-1, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, 1/x इंटू 2y-1। मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको, f'(x/2y-1)। कंपटीशन में आप इस शॉर्ट ट्रिक को भी ध्यान रखें, 1 सेकंड में ही इसका आंसर आ जाएगा। आगे तो ये है अपना सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। वक्र 2x² माइनस y² इक्वल 14, इसमें एक इक्वेशन दिया है कर्व का और एक लाइन दी हुई है, इसके समांतर अविलंब का समीकरण लाना है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि x प्लस 3y इक्वल 6, इसकी अगर मैं स्लोप निकालूं तो इसकी जो स्लोप है वो आपकी -a/b से करें तो -1/3 हो जाती है। लेकिन ये किसकी स्लोप है अपनी, ये है अविलंब की स्लोप, ठीक है ना। अब लेकिन अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्शी की प्रवणता या स्पर्शी की ढाल, तो वो आपकी -1/m से क्या होगी, प्लस का 3। इसे आप m की जगह यूज कर सकते हैं। इसमें यही कंफ्यूजन होती है कि जनरली स्टूडेंट इसको m की जगह यूज कर लेते हैं। चलिए अब मैं ला रहा हूं अपना कर्व इक्वेशन जो कि है आपका 2x² माइनस y² इक्वल 14। डिफरेंशिएट करेंगे, 4x माइनस 2y dy/dx इक्वल 0, तो ये आपका हो गया 2y dy/dx इक्वल -4x एंड dy/dx की वैल्यू आपकी निकली क्या, 2x/y, 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैं इसको m में कन्वर्ट करूंगा तो ये कोई पॉइंट मैंने मान लिए हैं 2x1/y1। ये x1/y1 क्या है, टेंजेंट पॉइंट है यानी स्पर्श बिंदु है। जैसे कि जब कोई टेंजेंट इसको टच करती है तो ये आपका हो जाते हैं स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट, ठीक है ना। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि x1/y1 जो है उसको भी संतुष्ट करेंगे, वक्र को भी, क्योंकि वो उस पर भी स्थित है। तो एक इक्वेशन आपका यहां से भी मिल जाएगा, 2x1² माइनस y1² इक्वल 14। जरूरत पड़ने पर आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं। चलिए m की वैल्यू में ला रहा हूं 3, ये हो गया 2x1/y1। तो यहां से आपकी y1 इक्वल निकली 2x1/3, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके सामने दो इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इन दोनों को सॉल्व करके पहले हम x1/y1 निकालेंगे और फिर चलेंगे डायरेक्ट अविलंब यानी नॉर्मल में। तो देखते हैं कैसे। तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ला रहा हूं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x1² माइनस y1² इक्वल 14। वैल्यू किसकी रखनी इसमें, y1 की। तो क्या हो जाएगी इसमें, y1 की वैल्यू आपकी 2x1/3 का स्क्वायर इक्वल 14, 2x1² माइनस 4x1²/9 इक्वल 14, 9 2 18 माइनस 4 यानी 14x1²/9 इक्वल 14, ये कैंसिल।
x1 की वैल्यू यहां निकली आपकी ±3। तो यहाँ दो वैल्यू आई है x1 की। जब मैं इनको इक्वेशन सेकंड में रखूंगा ±3 को, तो आपको उससे वैल्यू किसकी मिलेगी? y1 की। तो y1 की यहां वैल्यू आपको मिलेगी ±2। तो यहां हमने देखा दो वैल्यू मिल रही हैं आपको, एक तो 3 2 और एक -3 -2। तो अविलंब के समीकरण भी कितने आएंगे? 2। तो देखते हैं अविलंब का फॉर्मूला क्या है। तो अविलंब यानी नॉर्मल का इक्वेशन देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ये आपका हो गया y - y1 इक्वल -1/m x - x1। ये मैंने दो बार क्यों लिया है? क्योंकि हमको वैल्यू मिली है इसमें 2x1 y1 की। तो m की वैल्यू क्या थी हमारी? इधर m की वैल्यू लेनी है 3, जो कि पहले मैंने बता दिया था, और इधर x1 y1 लेना है 3 2। ठीक है ना? चलिए देखते। तो y - 2 इक्वल -1/3 इंटू x - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आपका आ गया x + 3y - 9 इक्वल 0। और उधर क्या करेंगे? इधर पॉइंट -3 - 2 है, m तो वही है अपनी, y माइनस ये +2 हो जाएगा, -1/3 x + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3y + 6 इक्वल -x - 3 x + 3y + 9 इक्वल 0। तो ये पर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, sin इनवर्स x + sin इनवर्स 2x इक्वल π/3। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया है कि ये तो लिखा है एज इट इज, π/3 को अपन sin इनवर्स √3/2 लिख सकते हैं। √3/2 sin 60 की वैल्यू है। चलिए यहां पर अपन ने ये sin इनवर्स x + sin इनवर्स y लगा रहे हैं। तो ये आपका होता है sin इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x², और ये आपका एज इट इज। तो यहां हम देख सकते हैं sin इनवर्स तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा क्या अपना ये पोर्शन, इसको अपन उधर ले जा रहे हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x √1 - x² इक्वल √3/2 - x √1 - 4x²। दोनों ओर का स्क्वायर कर देंगे। 4x² इंटू 1 - x² इक्वल 3/4 प्लस x² इंटू 1 - 4x² एंड -√3x इंटू √1 - 4x²। क्लियर है ना? चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका यहाँ एलसीएम क्या हो रहा है? 4। तो इधर अपना हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, 4x² - 4x की पावर 4 इक्वल यहाँ आपका 3/4 प्लस x² - 4x4 माइनस x यहाँ आप रूट के अंदर इसे ले जा सकते हैं 3 - 12x²। क्लियर है ना? तो ये 4x4 आपका कैंसिल, जो कि सबसे बड़ी पावर थी। x² अगर मैं इधर ले लूं तो ये आपका हो जाएगा 3x² - 3/4 इक्वल -x √3 - 12x²। एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे, तो या आप इस 4 को एलसीएम में भी ले सकते हैं। तो एलसीएम में लेंगे तो इधर क्रॉस भी हो जाएगा ये। तो ये आपका लाइन बनेगी 12x² - 3 इक्वल -4x √3 - 12x²। फिर से दोनों ओर स्क्वायर करना है। तो यहां अपन एक बार और स्क्वायर करेंगे इसका। तो ये आपका हो जाएगा 144x⁴ प्लस 9 - 72x²। यहां भी स्क्वायर होगा। ये आपका हो रहा है 16x² इंटू 3 - 12x²। तो मल्टीप्लाई अंदर करना है अपने को। 144x4 प्लस 9 - 72x² इक्वल 48x² माइनस 192x4। तो अपन इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं 192 और इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 and 4 6 9 4 4 13 and 3 336x4 माइनस
ये भी इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा। ये आपका 120x² प्लस 9 इक्वल 0, ठीक है ना। 3 से अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया 112x4 माइनस 40x² प्लस 3 इक्वल 0। तो यहां आप फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर अपने को करने हैं कि 40 लाना है। तो फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके, 336 के फैक्टर करने अपने को 40 के लिए। देखते हैं 3 1 1 2 एंड 3 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 से आपका 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 7 जा 7 या 3 2 जा 6, 2 जा 12 एंड 7 2 जा 14, 2 जा 28, 28 एंड 12 हो गया 40। तो अपन इसके मिडिल टर्म को कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12x² माइनस 28x² प्लस 3 इक्वल 0। ये मैंने पेयर बना दिए। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, यहां आपका कॉमन हो जाएगा 4x², ठीक है ना। तो कॉमन ले रहे हैं 4, तो 4 3 जा 4, 2 जा 8 एंड 4 8 जा, ये आपका हो गया 28x² माइनस 3। -1 कॉमन लेंगे, वही सिमिलर पोजीशन इधर आ रही है आपकी। तो यहां पर अपना 28x² माइनस 3 एंड 4x² माइनस 1। तो इसका दोनों की जब मैं कंपैरिजन 0 से कराऊंगा तो x इक्वल यहां तो आपका प्लस माइनस हो गया, ये √3/2√7 और इसको अपन अगर सॉल्व करें तो ये आपका प्लस माइनस 1/2। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं वो कभी कभी जो डबल रूट की इनइक्वालिटीज होती हैं उनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें आपका जो है एक डिटर्मिनेंट दी हुई है, तो इसमें आपको आंसर लाना है ABC इंटू ये, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है कि अपने को ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस ए और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस सी प्लस बी प्लस BC माइनस 1 को माइनस में लेंगे, फिर से इधर क्रॉस 1 प्लस सी माइनस 1 प्लस 1 लेंगे, 1 की ये रो कॉलम गायब, क्रॉस मल्टीप्लाई और इस तरह से ये 1 कैंसिल, यहां भी 1 कैंसिल, तो यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा C प्लस B प्लस BC प्लस AC प्लस AB प्लस ABC माइनस C एंड माइनस B। तो B एंड C ये आपका कैंसिल हो रहा है और इन सब में जब मैं ABC को जब कॉमन लूंगा तो हर एक टर्म में ABC से डिवाइड होगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि हर टर्म में मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, ABC से। तो ये आपने हर एक टर्म में किससे डिवाइड कर दिया, ABC से। तो ये आपका BC कैंसिल, AC कैंसिल एंड AB कैंसिल एंड ABC कैंसिल। तो आप देख सकते हैं ये आपकी लाइन आ गई। तो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की बात है, जैसे हमने देखा इससे प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम खींच रहा था, लेकिन इसमें अपन ने टाइम सेव कर लिया। तो एग्जाम में क्या है कि हर एक क्वेश्चन की ड्यूरेशन सेम नहीं होती है। अगर कभी कैलकुलेशन थोड़ी किसी क्वेश्चन में लेंथी आ जाए तो वहां हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो आगे किसी क्वेश्चन में वो टाइम कवर हो जाता है। आगे चलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमको मैट्रिक्स की कंपैरिजन करा के वैल्यू लानी है एक्स वाई जेड की। तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ आपका वही है, रो का किससे करना है, अपने को कॉलम से करना है। तो रो का जब मैं कॉलम से करूंगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी 3x प्लस 0 प्लस 3z। दूसरी रो का कॉलम से 2x प्लस y प्लस 0, थर्ड रो का 4x प्लस 0 प्लस 2z। और यहां इन दोनों को ऐड करना है 8 प्लस 2y 1 प्लस z एंड 4 प्लस 3y, ठीक है ना। दोनों ओर की कंपैरिजन करेंगे। 3x प्लस 3z की किससे हो रही है, 8 प्लस 2y से। तो यहां आपका इक्वेशन क्या बना
ये बना 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल 8, इक्वेशन नंबर 1। अगला देखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल 1 प्लस जेड। तो यहां से इक्वेशन बना 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 1। थर्ड देखना है 4x प्लस 2z इक्वल 4 प्लस 3y। तो यहां आपका हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल 4। तो इस तरह से ये 3 इक्वेशन बन चुके हैं। अब यहां से एक तरीके से क्वेश्चन रीस्टार्ट होना है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस में हमने देखा है 2 मेथड होते हैं, क्रैमर रूल एंड हैमिल्टन मेथड। तो चलिए मैं हैमिल्टन मेथड यानी मैट्रिक्स प्रिंसिपल आव्यूह सिद्धांत से इसको करता हूं। तो आव्यूह सिद्धांत क्या कहता है इसमें कि आप इसमें क्या करेंगे, ये a इक्वल 1 लेंगे अपन। a क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 एंड 2। x इक्वल हो जाएगा आपका x y z एंड एक और मैट्रिक्स यहां पर बन रही है, इसको b मान लेते हैं, ये आपकी 8 1 4। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बाद में एक फॉर्मूला आना है x इक्वल a इनवर्स b। तो इसके लिए हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा और a इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। तो सबसे पहले अब जरूरत है एडजॉइंट a की। तो देखते हैं एडजॉइंट a के लिए आपको पता ही है। पहले इसका चलिए अपन डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इसकी भी जरूरत पड़नी है। तो ये मैंने 3 ले लिया और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 माइनस 3, ये साइन चेंज करना है, यहां भी क्रॉस 4 प्लस 4 और ये प्लस 3 लेके माइनस 6 एंड माइनस 4। तो ये आपका मॉडे हो जाएगा माइनस 3 प्लस 16 एंड माइनस 30। तो ये आपका हो गया यहाँ पर माइनस के, ये आपका हो गया माइनस के 17, ठीक है ना। ये तो आ गई आपकी डिटर्मिनेंट है। अब क्योंकि ये नॉन जीरो आई है इसलिए अपना सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो अब हम चलेंगे किसमें, एडजॉइंट ए की तरफ। तो ए के लिए अब मैं एडजॉइंट निकालने जा रहा हूं। सबसे पहले इसके सेकंड निकालेंगे। तो सेकंड को क्या क्या कहते हैं अपन, C11, C12 एंड C13, C21, C22 एंड C23 और बाद में C31, C32 एंड C33। ट्रिक में आपको पता है, ट्रिक इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके लगा लेते हैं, है ना। चलिए C11 के लिए वही रो कॉलम छोड़ना है और ये आपने ले लिया 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। C12 में क्या करना है, वही पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ना है। तो 4 प्लस 4 ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस 8। C13 में पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ना है तो माइनस 6 एंड माइनस 4 हो जाएगा, ये आपका हो गया माइनस के 10। C21 दूसरी रो और पहला कॉलम, तो ये माइनस का 4 प्लस 9, तो ये आपका हो गया माइनस 5। C22 के लिए क्या करना है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 2 जा 6 माइनस 12, ये आपका माइनस 6 हो जाएगा। चलिए C23 के लिए क्या करना है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो ये आपका माइनस 9 और प्लस 8 हो जाएगा, ये आपका हो गया प्लस 1, ठीक है ना। चलिए C31 में तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ना है और इधर ये आपका 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। C32 तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है और इधर ये माइनस 3 माइनस 6 यानी प्लस 9 हो गया। C33 तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 4 यानी 7। तो इस तरह से हमने देखा ये कोफैक्टर आ चुके हैं। अब इससे हमें मिलेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करना यह है आपको कि इनको डायरेक्ट आप कॉलम वाइज रखिए, तो आपको ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉलम वाइज इनको ले रहा हूं मैं, -1 -8 -10, -5 -6 एंड 1 एंड -1 9 7। तो ये था अपना एडजॉइंट ए और मॉड ए पहले आ चुका है। तो इस तरह से ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है अपना
एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए क्या है, -17 डिवाइड करेंगे -1 अपॉन 17 और ये आपका एज इट इज है -1 -5 -1 एंड -8 -6 एंड 9 -10 1 एंड 7। तो ये आपने निकाल लिया ए इनवर्स, ठीक है ना। अब इसमें करना ये है अपने को कि यहां पर अब एक फॉर्मूला लाना है जिसको कहते हैं हैमिल्टन फॉर्मूला, x इक्वल ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है अपनी -1/17। आप माइनस को चाहें तो अंदर दे सकते हैं, 1/17 इंटू ये आपकी 1 5 1 8 6 -9 10 -1 -7। तो b की वैल्यू हमने इससे पहले देखी थी, वो थी अपनी 814। तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 1/17 रो का कॉलम से, ये आपका हो जाएगा 8 + 5 + 4 और ये 64 + 6 -36, ये आपका हो जाएगा 80 -1 -28, ठीक है ना। 1/17 ये आपका हो जाएगा 17 और ये हो रहा है 68 -30, ये 70 सॉरी 34 और ये आपका 29 को इसमें से माइनस करेंगे, ये 51, 17 से डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1 2 3। और इस तरह से आपने देखा कि x y z की वैल्यू आई 1 2 3। तो यहां से आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं, x = 1, y = 2 एंड z = 3। सिंपल है, आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता होगा कि यहाँ अपन रख रहे हैं x की जगह a tan स्क्वायर या a sec स्क्वायर, a cot स्क्वायर भी रख सकते हैं। और यहाँ मैं इसका डिफरेंशिएट भी कर रहा हूँ dx लाने के लिए। तो ये 2a tan थीटा और tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर d थीटा, ठीक है ना। तो आप ध्यान देते रहें। cos इनवर्स रूट के अंदर आपका x की वैल्यू क्या है, a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस a tan स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू आपकी आई थी 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आगे बढ़ा रहे हैं इसको, ये a कैंसिल हो रहा है आपका, tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर होता है आपका sec स्क्वायर थीटा और ये लाइन अपनी चल रही है एज इट इज, ठीक है ना। तो यहां आप देख सकते हैं स्क्वायर तो रूट को खा जाएगा, tan को साइन अपॉन कोस कहते हैं, ये आपका sec स्क्वायर क्या हो गया sec 1 cos। तो यहां आपका हुआ साइन थीटा और यहां आपका चल रहा है 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना। तो यहां अपन अगर साइन को अपन ये एलिमिनेट करना चाहते हैं तो मैंने इसे लिख दिया है cos 90 - थीटा, ठीक है ना। और इनटू में आपका ये चल ही रहा है, ये लाइन एज इट इज चल रही है। चलिए ये cos से cos इनवर्स का एलिमिनेशन और आगे चलते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 भी कैंसिल हो जाएगा और आप a को बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा πa tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ये 2a को आप बाहर ले सकते हो, 2a बाहर लेके अंदर हुआ थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से मैं इसको I1 और इसको क्या मान ले रहा हूं I2, ठीक है ना। और अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे, बाद में हम उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए देखते हैं। तो I1 ले रहे हैं, सबसे पहले मैंने पाई को वहीं छोड़ दिया है। तो ये आपका tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ tan को अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन ले लूं, जैसे p ले लिया मैंने और इसका डिफरेंशिएट करूं तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल dp हो जाएगा।
यहाँ p dp हो रहा है आपका और इसका इंटीग्रेशन हुआ p स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 एंड p की वैल्यू आपकी आ गई tan थीटा। तो इस तरह से ये हमारा निकला I1। अब हम देखेंगे I2 को। चलिए ठीक है, I2 की वैल्यू अपन ने क्या ली है, I2 इक्वल है अपना थीटा tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है ना। तो यहां अपन इसको फर्स्ट और इसको क्या मान रहे हैं, सेकंड। ये पूरा अपन ले रहे हैं सेकंड और ये पूरा अपन ले रहे हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड सबको मालूम ही है। क्या करना है भाई, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन। तो यहां थीटा इंटू, अभी टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का आपने अभी इंटीग्रेशन देखा, ये मैं डायरेक्ट में पुट कर दे रहा हूं। तो ये आपका है टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, या थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होता है और इसका अपन डायरेक्ट देख चुके हैं, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है ना ये। चलिए देखते हैं इसमें आगे, थीटा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये 1/2 बाहर ले लूं तो मैं टेन स्क्वायर को लिख सकता हूं सेक स्क्वायर माइनस 1। अब यहां फिर से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे तो सेक स्क्वायर का हो गया आपका 10 एंड माइनस माइनस प्लस 1 का हो जाएगा थीटा और अपॉन में 2 चल रहा है और ये आपने ले लिया इसका कांस्टेंट C2। ये वैल्यू हमारी किसकी हो गई, I2 इक्वेशन नंबर बन गया 3। अब ये सेकंड और थर्ड दोनों को कैलकुलेट करना है ले जाके किसमें, फर्स्ट में। ये I की वैल्यू थी अपनी। चलिए इसमें देखते हैं इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दें, I इक्वल पाई ए, इसका सॉल्यूशन अभी क्या निकला था, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 2a इंटू, इसका सॉल्यूशन अपना ये निकला है अभी। चलिए उसको ले आते हैं, थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस टेन थीटा प्लस थीटा बाई 2 और C1 C2 को मैंने कैलकुलेट कर लिया C में। ठीक है, अब हमें पूरी पिक्चर जो है हमारी वो डिपेंड है I पर। अब ये बाकी सब मैं हटा देता हूं और अपना अब पूरा फोकस अपन किस पर करेंगे, I पर। चलिए देखते हैं I की वैल्यू क्या रहेगी। चलिए अब हमें I की कैलकुलेशन करनी है और यहां ये ध्यान रहे कि जो मैंने पहले x इक्वल टेन स्क्वायर लिया था, अब इसका रोल मेन है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, I इक्वल पाई ए टेन स्क्वायर बाई 2, ये 2a को अंदर दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 2 कैंसिल, a थीटा टेन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस ये प्लस हो रहा है आपका और टेन थीटा प्लस थीटा। अब यहां मैं वैल्यू वापस कर दूंगा, टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या है x, तो आपकी ये हुई पाई ए एक्स बाई 2 माइनस ए थीटा एक्स प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट एक्स, और थीटा की क्या बनेगी, यहां से टेन थीटा की क्या है, रूट एक्स, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई, थीटा की वैल्यू हुई आपकी टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। और इस तरह से ये अपना आ गया इक्वेशन। ठीक है ना। तो यहां हमने देखा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, है ना। तो इस तरह से अगर हम इस पेपर में देख रहे हैं तो यहाँ के मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन जनरली देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़े से कहीं कहीं लेंथी भी आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 पैराबोला दिए हैं, बाउंडेड एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू ये ले ली x स्क्वायर अपॉन 4b। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर x एक्सिस से लिमिट लेनी है, इसलिए हमारे पास x की वैल्यू होना कंपलसरी है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ये y एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया बनाता तो मुझे y की वैल्यू चाहिए थी। अब ये y की वैल्यू मैं रख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 4 अपॉन 16b स्क्वायर इक्वल
4ax, ठीक है ना। तो ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर ये हो गया x की पावर 4 ये 64ab स्क्वायर x, ठीक है ना। तो इधर अपन इसको ले आएंगे और कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा x, तो x कॉमन लेते ही यहां आएगा x क्यूब माइनस 64ab स्क्वायर। तो यहां दो पार्ट बन रहे हैं अपने, एक तो x इक्वल 0 और इधर आ रहा है x क्यूब इक्वल 64ab स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, क्यूब करेंगे तो 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। अब यहां फोकस करके रखना, ये x की दो वैल्यू आएंगे जो इंटीग्रेशन लिमिट्स का काम करेंगी। ये b की वैल्यू यहां पर हो गई आपकी ये इस तरह से 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 0। अब जो लिमिट है वो 0 से यहां तक आनी है। अब इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे वो पहले आप देख लें। जब मैं इस OAB का एरिया निकालूंगा तो पहले तो ये जो पैराबोला है ये कौन सा है, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल 4ax। तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू लेंगे और जब बाद में इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये नीचे का जो रिमेनिंग एरिया है ये आपका x स्क्वायर इक्वल 4a, y से y की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और दोनों को बाद में करना है माइनस। तो देखते हैं कैलकुलेशन इसकी भी थोड़ी टफ होने वाली है। तो देखते हैं, अब चलेंगे सीधे इंटीग्रेशन में। तो आपको जो एरिया निकालना है वो मैंने यहाँ पर पहले क्या बताया था, पहले अपने को y स्क्वायर इक्वल 4ax में लेना है और फिर इसमें लेना है, ठीक है ना। चलिए लिमिट अपनी क्या चल रही है, लिमिट चल रही है ये 4a की पावर 1/3 2 की ये सॉरी b की पावर 2/3 0 और ऊपर से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√a√x माइनस और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 4b, ठीक है ना। अब करना है अपने को इंटीग्रेशन। तो a इक्वल इसका इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√a x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 तो 3 4 हो गया 12b। और यहां अपन इसमें लिमिट रखेंगे। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है लिमिट का, वो आप थोड़ा ध्यान देना। तो ये 2 ऊपर गया अपना, ये हो गया 4√a/3 इंटू x की पावर 3/2 माइनस x क्यूब अपॉन 12b। अब इसमें आपको पुट करनी है लिमिट, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लोअर लिमिट ये सॉरी यहाँ b है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं लोअर लिमिट 0 है। तो अपने को जो मेन कैलकुलेशन करनी है वो किसके साथ करनी है, अपर लिमिट के साथ। चलिए देखते हैं, a इक्वल 4√a/3 और यहां आपका हो जाएगा 4 की पावर 3/2, a की पावर 1/3 इंटू 3/2, b की पावर 2/3 इंटू 3/2, ठीक है ना। माइनस यहां भी वही है 1/12b को मैंने अलग कर लिया है, x की वैल्यू ला रहे हैं 4 का क्यूब, a की पावर 1/3 का क्यूब, b की पावर 2/3 का भी क्यूब। चलिए कैलकुलेशन पर ध्यान दें। 4√a/3 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर कैंसिल होते 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यहाँ 3 कैंसिल, ये a की पावर 1/2 का मतलब √a हो गया, और यहाँ 2/3 से ये कैंसिल, ये आपका b आ गया, ठीक है ना। माइनस 1/12b, यहाँ कैलकुलेशन देखें 4 की पावर 3 ये आपका हो रहा है 64, और यहाँ 3 कैंसिल, ये भी 3 कैंसिल, ये ab स्क्वायर हो गया। तो ये आपका हो जाएगा ये 32ab/3, ठीक है ना। और यहाँ आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं 16, ये b कैंसिल हो जाएगा 16ab/3। तो यहां माइनस करेंगे तो सीधी फ्रैक्शन बन रही है, तो आपका एरिया हो गया 32 माइनस 16 यानी 16ab/3। तो 21 में एक क्वेश्चन क्वाड्रेचर का अपने सामने है, जिसमें एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, एक लाइन का इक्वेशन दिया है,
एक्स एक्सिस दी हुई है और फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है। तो इन चारों को अपन चारों की हेल्प लेके इनके बीच का जो बाउंडेड एरिया है वो निकालेंगे। तो देखते हैं डायग्राम क्या बन सकता है। सबसे पहले जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 32, तो इसकी जो कंपेरिजन होगी वो किससे होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर से। तो अगर ए स्क्वायर की कंपेरिजन आप 32 से करेंगे तो इसकी रेडियस आपकी निकली 4√2, यानी यहाँ पर एक ऐसे सर्किल की बात कर रहे हैं जिसकी रेडियस है 4√2। y इक्वल एक्स एक लाइन है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि y इक्वल mx के टाइप की जो लाइन होती है वो हमेशा जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होकर जाएगी और ओरिजिन से मूल बिंदु से भी जाएगी। तो ये आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरह जाएगी। अब यहाँ पे अपने को जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये अपने को ढूंढना है जिससे कि अपन एक्स एक्सिस पे इसकी लिमिट ले लें, ठीक है ना। तो सी लाने के लिए पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए, और यहाँ एक और इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। चलिए देखते हैं पहले इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा। तो y की वैल्यू क्या है x, उसको मैं पुट कर दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 32, 2x स्क्वायर इक्वल 32 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल 16, x इक्वल प्लस माइनस 4। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है क्योंकि सेकंड इक्वेशन में जब मैं इसको रखूंगा तो y की वैल्यू भी वही आएगी। तो यहाँ दो पॉइंट अपने को मिल रहे हैं, एक तो a 4,4 और एक आपने जो d लिया था -4, ठीक है ना। तो a के कोऑर्डिनेट तो हुए 4, 4 और d के कोऑर्डिनेट क्या हुए -4। और इस तरह से अगर मैं c के कोऑर्डिनेट देखूं तो ये हो जाएंगे 4,0 और b आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि ये रेडियस कितनी थी 4√2, तो ये आपका 4√2,0। तो यहाँ अपनी लिमिट तैयार है, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको ये दिख ही रहा है। तो ये अपने को दो जो है यहाँ पर रीजन बन रहे हैं, इनका एरिया में मान ले रहा हूं A1 एंड A2 और लास्ट में A1 A2 को ऐड करके अपन रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं A1। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि A1 की जो लिमिट है वो 0,0 से कहां तक रन कर रही है 4,0 तक, और ये एरिया किसके द्वारा बाउंडेड किया जा रहा है, इस लाइन के द्वारा। ये लाइन क्या है, y इक्वल एक्स। तो चलिए पहले मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ पार्ट OACO, ठीक है ना, OACO जिसको आप क्या बोल रहे हो A1। तो A1 में यहाँ पर लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 4 और यहाँ y1 dx, ठीक है ना, यहाँ y भी लिख सकते हैं। तो 0 to 4 y की वैल्यू आप देख रहे हैं लाइन में क्या है x, तो ये आपने इंटीग्रेशन किया x स्क्वायर बाई 2 और इसमें रख देंगे अपन लिमिट, तो ये हो जाएगी 16/2 और ये आपकी 8 यूनिट, तो ये आ गई 8 स्क्वायर यूनिट। चलिए अब देखेंगे A2 को। तो A2 में आप देख रहे हैं A2 में एरिया कहां से कहां तक का है, ACBA। तो ACBA की लिमिट आप देख रहे हैं 4 से कहां तक है 4√2 तक है, 4 से 4√2। और इसमें जब मैं y dx लूंगा तो ये आपकी y की वैल्यू यहाँ पर इससे लानी है अपने को, इससे y की वैल्यू अपनी हो रही है √32 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो रही है ना। चलिए तो √32 यहाँ पर किसका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है 32 4√2 का, ये तो 4√2 का हो गया और ये आपका एक्स स्क्वायर है। यहाँ फॉर्मूला हम सभी को मालूम है कि √a² माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो होती है वो आपकी x/2 रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो इसमें अपने को क्या पुट करना है, एक ही जगह 4√2 और x तो रखना ही है। चलिए देखते हैं, तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 √32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32/2 साइन इनवर्स 4√2, ये सॉरी x की जगह तो x है और a की वैल्यू क्या है 4√2, लिमिट क्या है अपनी 4 से 4√2, ठीक है ना। आगे कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ अब अपन इसमें लिमिट रखते हैं,
तो x की वैल्यू क्या है आपकी 4√2 देखते हैं। तो यहाँ 4√2/2, लेकिन 4√2 का स्क्वायर 32, तो 32 माइनस 32 क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर ये आपका हो गया 16 साइन इनवर्स x की वैल्यू 4√2 से ये आपकी 1 आ गई। अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 4, तो 4/2 यानी 2, और यहाँ जब मैं 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 32 माइनस 16 क्या हुआ 16 का रूट हो गया ये आपका 4, प्लस ये आपका 16 ऑलरेडी आई। x की वैल्यू यहाँ पर 4, तो 4 से ये आपकी 1/√2 आ गई। तो 1 साइन में किसकी वैल्यू है π/2 की, ये आपकी हो गई π/2 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 16, और ये वैल्यू हो गई π/4 की। तो ये आपका हो गया 2 8 जा 16, 8 पाई माइनस 8 माइनस 4 पाई, तो 8 पाई माइनस 4 पाई हो गया ये आपका 4 पाई माइनस 8। तो इस तरह A2 आपने देखा क्या हुआ 4 पाई माइनस 8। तो रिक्वायर्ड एरिया अब हम निकाल रहे हैं रिक्वायर्ड एरिया, तो ये आपका हो जाएगा A1, ये जो मैंने बताया था पहले भी A1 प्लस A2 करना था आपको। तो A1 मैंने क्या निकाला था 8, और A2 क्या निकला 4 पाई माइनस 8, तो ये आपका कैंसिल हो गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट। ये हो गया रिक्वायर्ड एरिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन था dy/dx प्लस 2x tan इनवर्स y माइनस x³ इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में LDE का क्वेश्चन है, लेकिन जैसे LDE में अपने दो टाइप देखें, एक तो जनरल LDE और एक बर्नौली LDE। बर्नौली LDE में क्या होता है, पहले बर्नौली इक्वेशन दिया होता है, फिर बाद में अपन उसको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन करके फिर उसे LDE में चेंज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बर्नौली टाइप का ही है, देखते हैं क्या है। तो dy/dx प्लस ये आपको दिया हुआ था, यहाँ मैंने क्या किया है सबसे पहले इसको मैंने उधर ट्रांसफर किया, तो ये इसके साइन चेंज हो गए, 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं। अब ये 2x tan इनवर्स y को अपन इधर ले आए, किसका हो गया प्लस का, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बर्नौली सिचुएशन है। अब यहाँ मैं tan इनवर्स y को t मान रहा हूं, तो tan इनवर्स y का आप जानते हैं डिफरेंशियल क्या होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy/dx इक्वल dt dx। तो यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर dy/dx की जगह तो आ गया dt dx प्लस 2x tan इनवर्स y की जगह t और x³। अब इसकी हमने कंपैरिजन किससे की है, जो LDE होता है, LDE का आप सभी जानते हैं dy/dx प्लस py इक्वल q। तो यहाँ p की वैल्यू 2x, q की वैल्यू x³। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक समाकलन गुणक निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन हो गया x²। अब यहाँ जो जनरल सॉल्यूशन होता है व्यापक हल, उसमें जनरली y आता है, लेकिन अपनी जो ये इक्वेशन बनी है वो t में बनी हुई है, तो इसीलिए y की जगह मैंने किसको लिया है t को। तो जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है TIF इक्वल QIF विद रिस्पेक्ट टू x। तो TIF की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, क्या थी e की पावर x², और यहां मैंने q की वैल्यू x³ रख दी है, IF आपको पता ही है। अब यहां से अपन ने एक सब्स्टिट्यूशन किया है, क्या सब्स्टिट्यूशन है देखिए, x² को मैं अगर कोई टर्म जैसे l मान लूं और इसका डिफरेंशियल करूं तो ये हो जाता है 2x dx इक्वल dl। तो x dx की वैल्यू आ गई। अब यहां से मैंने x लिया है और यहां से dx, और x dx को लेके 1/2 dl आ गया, और यहां बच गया था x² की जगह l और e की पावर l। अब यहाँ फर्स्ट इनटू सेकंड से करना है इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में l के रेस्पेक्ट में। तो क्या है आपका 2 तो मैं इधर ले गया, अब यहाँ फर्स्ट सेकंड चला देंगे आप, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ddl ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ आप देखते हैं अपन, तो ये तो चली रही साइड l e की पावर l का इंटीग्रेशन e की पावर l माइनस l का 1 e की पावर l का e की पावर l, और अगेन e की पावर l का e की पावर l। तो वैल्यू t और l की यहाँ पे मैंने पुट कर दी है, t और l की आप देख रहे हैं वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 की तरह 23 भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है।
अब बस इस बार क्या बर्नौली न देके इन्होंने एक सिंपल एलडीई दिया है, लेकिन ये एलडीई का दूसरा टाइप है जिसमें कि डीएक्स डीवाई की फॉर्म बनती है। कैसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ अपने को ये इक्वेशन दिया गया था, तो यहाँ मैंने क्या किया है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को जब मैंने उधर लिया तो ये साइन चेंज हो गए। अब जब मैं इस डीवाई डीएक्स को इधर लाऊंगा तो ये डीएक्स डीवाई हो जाएगा, और इसका मैंने डिवाइड इन दोनों में कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया है, x वाले टर्म को इधर ले लिया, जिससे कि इसकी कंपैरिजन जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है dx dy प्लस p1x इक्वल q1 से कर लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, वो तो गया p1 में और ये गया q1 में। IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या था, e की पावर इंटीग्रेशन p1 विद रेस्पेक्ट टू y। तो e की पावर p1 की वैल्यू क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हुआ tan इनवर्स y। यहाँ मैंने जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल लिया है, x इंटू IF इक्वल q1 IF dy। तो x इंटू IF की वैल्यू क्या है, e की पावर tan इनवर्स y। q1 क्या है, ये आपका q1 मैंने एज इट इज रख दिया है। IF ये e की पावर tan इनवर्स y चल रहा था। यहाँ हमने क्या किया, e की पावर tan इनवर्स y को t माना है, और इसमें डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, e की पावर x का, जैसा कि आप जानते हैं e की पावर x ही होता है, और tan इनवर्स y का डिफरेंशियल 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल dt। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है पूरा ये और dy तो गए dt में और ये गया t में। t का इंटीग्रेशन क्या है t स्क्वायर बाई 2, और यहाँ वैल्यू पुट कर दी है t की। तो सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 दिया है आपको मैक्सिमा मिनिमा से। इसमें क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। तो मैंने यहाँ एक शंकु यानी कोण को लिया है, ये एबीडी कोई कोण है, इसमें CD इसकी रेडियस है और AC इसकी हाइट है और AD इसकी स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई है। तो जैसा कि आप जानते हैं तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला अपना क्या रहता है, L इक्वल √h² प्लस r²। तो यहां से r² की वैल्यू क्या बनेगी, L² माइनस h²। अब शंकु का जो वॉल्यूम है V वो क्या होता है 1/3 पाई r²h। तो यहाँ r² की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो r² की वैल्यू आ रही है ये आपकी L² माइनस h², और यहाँ h का अपन ने मल्टीप्लाई करके ये जो एक मेन फंक्शन होता है जिसको मुख्य फलन कहते हैं वो तैयार कर लिया है। यहां से अपने को इसका करना है पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ dv/dh मैंने लिया है 1/3 पाई, h का तो 1 हो गया, L² माइनस ये h³ का हो गया 3h², ठीक है ना। अब ये तो हो गया अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए अपन ने फिर से इसका अवकलन किया है, L² का 0 माइनस 3h² का क्या हो गया 6h। अब जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें h हमेशा यानी हाइट एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का इंटू नेगेटिव से होगा तो क्या होगा नेगेटिव, और नेगेटिव साइन आने पर किसकी पुष्टि होती है, महत्तम यानी मैक्सिमम की, और अपने को इसमें महत्तम की पुष्टि ही करनी थी। चलिए एक काम तो ये होगा। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कंपैरिजन अपने को किससे करनी होती है, 0 से। तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑर्डर, इसको मैंने कर दिया 0 से। तो यहां से ये तो गया 0 में, L² की वैल्यू आई 3h² और L की निकलेगी √3h। तो यहाँ इस वैल्यू को अपन पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, r² इक्वल L² माइनस h²। इसमें वैल्यू मैंने रख दी किसकी, L की। तो √3h का स्क्वायर क्या होगा 3h²। तो ये 3h² माइनस h² क्या होगा 2h², और 2h² का रूट निकालेंगे तो √2h। अब मैं आपको ले चल रहा हूं ट्रायंगल CAD में। तो आप CAD में ध्यान से देखें, तो CAD में आपको वहां tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये आपका लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या है, कोण के सामने वाली साइड को ही लंब कहते हैं। तो r/h, r की वैल्यू अभी आपने निकाली थी √2h, ये कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स √2, और अपने को यही प्रूव करना था। तो ये कोई
दिक्कत नहीं आई इसमें, सिंपल क्वेश्चन था। आगे तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपके सामने एक क्वेश्चन है एलपीपी से रिलेटेड, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको अपन कहते हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्या। तो क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्ट फंक्शन z दिया हुआ है 2x + 3y और दो इनइक्वालिटीज भी दी हुई हैं असमीकाएं 4x + 6y <= 60 एंड 2x + y <= 20। तो देखते हैं, सबसे पहले इनका दो चीज फाइंड आउट करनी होती है। तो पॉइंट्स कि इनको जो इनइक्वालिटी का ग्राफ है वो किन पॉइंट से होकर जाएगा, और दूसरी चीज इसका सॉल्यूशन एरिया। तो देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया है और इस इनइक्वालिटी को बदल दिया है इक्वालिटी में, यानी मैंने लेस देन हटा के इक्वल लगा दिया। x की जगह 0 लेंगे तो ये y की जगह 10 हो जाएगा, 0 10 ये तो a हो गया। y की जगह 0 लेंगे तो x हो गया 15, 15 0 ये हो गया b। ठीक है ना। अब चलते हैं हल क्षेत्र की तरफ। हल क्षेत्र में मैंने क्या किया है, एसएमका को लाके एक्स वाई की जगह 0 रख दिया। 0 क्योंकि 60 से छोटा है तो ये एक सही स्टेटमेंट है, और जैसा कि आप जानते हैं सही स्टेटमेंट होने की कंडीशन में सॉल्यूशन एरिया जो होता है वो किधर होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर। ये जो एरो है जो कि राइट टू लेफ्ट है, ये आपको क्या दिखा रहा है कि सॉल्यूशन एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन रहेगा। अब यही सेम काम हमने इधर किया है। अब सीधे ग्राफ की ओर चलते हैं। पहले मैं फर्स्ट इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाऊंगा जो कि 0 10 और 15 0 से जा रहा है। 5 यूनिट को मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया है। तो 0 10 के लिए ये हमने 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट ले लिया ए। 15 0 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 3 0 हो जाएगा, और ये आपका हो गया बी। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये ए से बी को डिनोट करता हुआ ग्राफ हो गया। ये तो हुआ फर्स्ट। और एक इसका सॉल्यूशन एरिया आपने देखा वो टुवर्ड्स ओरिजिन था, तो ये ओरिजिन की तरफ मैंने इसका एरिया बना दिया। ठीक है ना। चलिए सेकंड में चलते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से देखें। तो 2x + y = 20 था ये, तो इसके पॉइंट मैंने ये दो निकाले थे 0 20। तो 5 का डिवाइड करेंगे तो 0 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये तो हुआ सी। और इसमें 2 0 हो जाएगा, ये रहा आपका डी। और मैं आपको सी से डी को मिलाती हुई लाइन खींच दूंगा, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ई। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ई के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकालने के लिए हम इक्वेशन को ला रहे हैं, किसको निकालने के लिए, ई के लिए। तो ई के लिए मैं ला रहा हूं 2x + 3y = 30, और उधर अपना पॉइंट क्या है 2x + y = 20। तो यहां मैंने ये साइन चेंज कर दिए, 2y हो गया 10 एंड y हो गया 5। y की वैल्यू आप चलिए सेकंड में रख दें, तो 2x + 5 = 20 एंड 2x = 15 एंड x = 7.5। तो यहाँ आपके ई के कोऑर्डिनेट निकले 7.5, 5। और यहाँ अब मैं ले रहा हूं ये एलपीपी सेकंड, और एलपीपी सेकंड में आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी जेड की। तो जेड आपका क्या था, जेड था आपका 2x + 3y। तो यहाँ तो मुझे लिखने हैं सीपी यानी कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ ऑब्जेक्ट फंक्शन यानी जेड। तो कॉर्नर पॉइंट आप डायग्राम में देखें तो जो एरिया बन रहा है उसके कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं ओ डी ई ए। कौन कौन से बन रहे हैं, ओ डी ई ए। तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या हैं 0 0, डी के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके 10 0, ई के कोऑर्डिनेट अभी आपने निकाले 7.5, 5, और ए के कोऑर्डिनेट, ये ए के कोऑर्डिनेट आपने ऑलरेडी पहले देखे थे 0 10। ठीक है ना। ये तो इन सब वैल्यू को जेड में रख देंगे। 0 0 से तो 0 ही आ रहा है, 10 रखने पे 20 आ रहा है, 0 10 से 30 आ रहा है, और ये आपका 15 एंड 15 हो रहा है, ये 30। ठीक है ना। अब इसमें ये रही आपकी जेड की वैल्यू। अब इसमें आप ये देखिए कि जो एलपीपी है उसमें मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम पूछा है। तो इसमें आपसे पूछा था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की वैल्यू पूछी थी, तो मैक्सिमम अपना 2 पॉइंट पे आ रहा है ई और ए पर। तो अब इस आंसर को किस तरह अपने को लिखना है, आंसर लिखेंगे कि जेड का महत्तम मान 30 है, जो कि
ए जो कि ये किस किस पर हुआ है, ए जो कि ए रेखा के जो कि ए रेखा पर स्थित अनंत बिंदुओं के लिए है। जब भी कोई लाइन के दोनों पॉइंट एक जैसी वैल्यू ले आते हैं जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है, तो वहां पर कोई फिक्स पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम नहीं लिखा जाता, बल्कि उस इनइक्वालिटी के जो भी इनफाइनाइट पॉइंट है, इस पे जो भी पॉइंट है उन सब इसमें अपने को 1 2 3 पर सांतत्य और अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो इसके दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड से बता दे रहा हूं। पहले मेथड 1। तो पहला मेथड इसमें क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है यानी मापांक फलन, वो हमेशा वास्तविक मानों पर सतत होता है। तो इस तरह से हम देखें कि मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड मॉड ऑफ x माइनस 2 और मॉड ऑफ x माइनस 3, ये सभी जो फलन है ये सभी फलन मापांक फलन है और सभी फलन वास्तविक मानों पर क्या होंगे, सतत होंगे, वास्तविक मानों पर सतत होंगे। ठीक है ना। अब अगर अपन अवकलनीयता की बात करें तो अवकलनीयता में जैसा कि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस ए जो होता है वो x इक्वल ए, यहां पर ए क्या है, ए कोई रियल वैल्यू हो सकती है, x इक्वल ए बिलोंग्स टू आर पर हमेशा अनअवकलनीय होता है। अनअवकलनीय होगा यानी ये इन वैल्यूज पे अवकलनीय नहीं होगा। तो इससे अब एक चीज क्लियर आ रही है कि अगर मैं इसकी 1 2 3 पर बात करूं तो 1 2 व 3 पर ये फलन जो दे रखा है अपने को वो क्या हो जाएगा, अनअवकलनीय। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेक्शन डी में है और इसको लॉन्ग को जो मेथड से ही करना पड़ेगा, तो ये तो हुआ एक इसका शॉर्ट तरीका जिसमें कि हमने देखा कि ये फंक्शन जो है वो 1 2 3 पे सतत तो होगा लेकिन 1 2 3 पे अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन इसका मेथड सेकंड देखते हैं जिसको कहते हैं पार्शियल फंक्शन मेथड। तो मेथड सेकंड देखते हैं। मेथड सेकंड में अपन देखने हैं यहाँ पर एक पार्शियल फंक्शन मेथड है, इसको क्या कहते हैं, पार्शियल फंक्शन मेथड यानी आंशिक फलन विधि। तो इस मॉड फंक्शन को मैं थोड़ा एक्सपेंड करूंगा। यहाँ पर अपने पास ऑप्शन कुछ इस तरह रहेंगे। पहले हम ले रहे हैं x लेस देन 1 और फिर दूसरे ऑप्शन में लेंगे x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। तीसरे ऑप्शन में अपने पास हो जाएगा x ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 3 और लास्ट ऑप्शन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का रहेगा। ठीक है ना। तो इस फंक्शन में कितने पार्ट होने हैं, 4, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पार्शियल फंक्शन मेथड। तो देखते हैं किस तरह से। जैसे ही मैं 1 से छोटी वैल्यू यहां पर रखूंगा तो आप देख रहे हैं तीनों डोमेन नेगेटिव आ रहे हैं। तो तीनों डोमेन नेगेटिव आ रहे हैं तो तीनों के साइन चेंज होंगे। तो देखते हैं किस तरह, -x माइनस 1 -2x माइनस 2 -3x माइनस 3। तो -x प्लस 1 -2x प्लस 4 -3x प्लस 9। तो यहाँ आपका हो जाएगा 9 प्लस 4 13 और ये 14 माइनस 6x 14 माइनस 6x। और ये ऊपर नीचे के होते हैं अपोजिट जैसा कि आप जानते हैं। तो ये अपने आप ही आ जाएगा। कैसे, जब मैं तीनों को प्लस में खोलूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब तीनों को प्लस में खोलेंगे तो इसका अपोजिट आएगा। अब 1 और 2 के बीच की वैल्यू जब हम लेंगे जैसे 1.5 तो आप देख रहे हैं इसका डोमेन पॉजिटिव आ रहा है जबकि इन दोनों के डोमेन नेगेटिव आ रहे हैं। तो पहले वाले को पॉजिटिव करेंगे तो इससे ये साइन तो चेंज होंगे नहीं, ये साइन चेंज होंगे। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। आ रहा है अपना 9 प्लस 4 13 माइनस 1 12 और ये माइनस का हो रहा है 4x। तो ये आपका हो गया 12 माइनस 4x। ठीक है ना। चलिए अब 2 और 3 के बीच की जैसे 2.5 में लू तो ये दोनों डोमेन पॉजिटिव आएंगे, तीसरा नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब दूसरे वाले के भी साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये आपने इस तरह कर लिया। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो ये आपकी वैल्यू हो जा रही है 9 में से ये 5 गया तो ये आपका हो गया 4 और ये 3x कैंसिल। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन यानी 4 मिल रहा है अपने को। चलिए अब देखते हैं इसमें
कि चेक कैसे करना है अपने को। तो इसमें सबसे पहले मैं x इक्वल 1 पे आपको बताता हूं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी यानी सततता। कंटिन्यूटी यानी सततता की बात करेंगे और फिर डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता की। तो कंटिन्यूटी में क्या है, सबसे पहले अपने को क्या निकालना होता है, पहले x इक्वल 1 पे निकाल रहा हूं मैं, यहां पर f ऑफ ए, तो f ऑफ 1 इक्वल, अब आप देख सकते हैं फिक्स 1 पे ये फंक्शन है तो x की वैल्यू 1 इसी में आएगी, तो 12 माइनस 4 यानी हो जाएगा 8। अब RHL और LHL की वैल्यू अपनी यही सेम रहनी चाहिए। तो देखते हैं अपन, अब देख रहे हैं RHL राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा, तो f ऑफ a प्लस 0 इक्वल आपका हो रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब 1 प्लस h कैसी वैल्यू है, 1 से बड़ी है, तो इसी में रखना है अपने को 12 माइनस 4x में ही। तो देखते हैं क्या लाइन बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपकी हो गई 12 माइनस 4 इंटू 1 प्लस h, और जब मैं h टेंड्स टू 0 रखूंगा तो आप देख सकते हैं ये भी 8 आ रहा है। चलिए अब हम इसमें LHL निकाल रहे हैं। LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा। तो बाईं सीमा की फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ a माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a की वैल्यू यहाँ क्या ली थी अपन ने 1, तो 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब 1 माइनस h को अपन 1 से छोटा है तो कहां ले जाएंगे, ऊपर। तो देखते हैं इसमें क्या वैल्यू बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 14 माइनस 6 इंटू 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 14 माइनस 6 हो जाएगा 8। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया अपना f ऑफ a, ये हो गया RHL और ये हो गया LHL, तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल 1 पर जो फलन है वो क्या होगा, सतत। ठीक है ना, ये मैंने आपको वैसे भी बताया था कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो हर एक रियल वैल्यू पर कंटिन्यूअस होता है यानी सतत होता है। अब इसी वैल्यू पर हम अवकलनीयता की बात करेंगे, देखते हैं। चलिए x इक्वल 1 पर अब हम अवकलनीयता देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मॉड जो है जिस वैल्यू से सेटिस्फाई होता है उस वैल्यू पे वो कभी भी अवकलनीय नहीं होता, क्योंकि ग्राफ में अपन ने पढ़ा होगा कि वहां क्या होता है कि एक एंगुलर पोजीशन बनती है इस तरह से। तो जैसे ये फंक्शन है इसकी 1 0 पर ये पोजीशन बनेगी, और जहां हम देखते हैं कि एंगुलर पोजीशन बनती है वहां डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आती। तो 1 पर ये 100% है कि इसको हम अनअवकलनीय ही प्रूव करने वाले हैं। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले यहाँ 3 वैल्यू पहले ही निकाल ली जाती हैं, f ऑफ a प्लस h एंड f ऑफ a माइनस h। आप किस पे चेक कर रहे हो, x इक्वल 1 पे चेक कर रहे हैं। चलिए देखते, f ऑफ 1 प्लस h एंड f ऑफ 1 माइनस h। तो f ऑफ 1 फिक्स 1 पर ये आपका वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 4 यानी 8। 1 प्लस h 1 से बड़ा, उसमें भी यही इसी में रखना है। 12 माइनस 4 इंटू 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 4h। और 1 माइनस h के लिए आप ऊपर वाले फंक्शन में रखेंगे 14 माइनस 6 इंटू 1 माइनस h, तो ये 8 माइनस 6h हो जाएगा। ठीक है ना, ये सॉरी 8 प्लस 6h। तो यहां पर अपनी दो वैल्यू अपने को चाहिए, एक तो RHD और एक चाहिए अपने को LHD, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इनको कहते हैं दायां अवकलज और बायां अवकलज। तो देखते हैं एक बार, RHD का जो फॉर्मूला होता है अपना वो RF डैश ऑफ A इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो देखते हैं इसमें मैं a की वैल्यू क्या रख रहा हूं 1, तो f ऑफ 1 प्लस h उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। f ऑफ a प्लस h की अभी आपने कितनी निकाली 8 माइनस 4h, f ऑफ a की निकाली 8 और अपॉन में h, ये कैंसिल h गया और ये आपका आ गया -4। LHD देखते हैं, LHD का फॉर्मूला रहता है LF डैश a इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करके एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 8 प्लस 6h, और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या दे रखी थी 8, और अपॉन में हो गया आपका माइनस एच, 8 कैंसिल, एच किया ये आपकी -6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 पर एलएचडी और आरएचडी अनइक्वल आ रही है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि ये फंक्शन x इक्वल 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह आप जब 2 और 3 पर देखेंगे तो सतत तो आएगा लेकिन अवकलनीय नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट है 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x। तो जैसा कि हमने P4 में पढ़ा होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, उसमें x की जगह जैसे मैंने पाई माइनस एक्स रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि x की जगह अपने को क्या रखना होता है a प्लस बी माइनस एक्स। तो a तो 0 है और b पाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस एक्स। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा ये आपका हो जाता है माइनस कोस थीटा। तो आपने देखा 1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या आ गया 1 माइनस कोस एक्स। अब यहां मैंने लिखा है 2 ऐड, यानी जोड़ने पर, तो LHS में LHS को जोड़ेंगे, RHS में RHS को। I और I हो गया 2i, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि log m प्लस log n हमने पढ़ा होगा क्या होता है log m इंटू n। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, लॉग में पावर आगे आके इसको कैंसिल करेगी। अब यहाँ पाई को मैंने 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दिया है। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर कहीं 0 टू n a f ऑफ x dx ये कहीं कंडीशन बन रही है, और अगर आपको ये दिख रहा है कि f ऑफ a माइनस एक्स करने पर f ऑफ x आ रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स करने पर, या एक और प्रॉपर्टी भी है 2a की भी अलग से प्रॉपर्टी है 0 टू 2a। तो यहां आपने देखा होगा कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर एफ ऑफ एक्स आ रहा हो तो आप इस 2 को बाहर लेकर इसी फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये 2 को बाहर लेने में अपने को 2 क्यों बाहर लेना है, इसकी जो रीजन है वो आपने पढ़ी होगी। एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल यानी मानक समाकल। क्या पढ़ा है आपने कि 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स कहीं आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है पाई बाई 2 log 1 बाई 2। तो यहीं पर मैंने इसका यूज किया है, ये 2 को प्रॉपर्टी से ले लिया बाहर, और 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स की जगह क्या आ गया पाई बाई 2 log 1 बाई 2। 2 कैंसिल होते ही जो, तो जैसा कि आपको पता है कि 28 क्वेश्चन 2 पार्ट्स में था, दोनों जो है इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है एक, जिसमें कि अपने को प्रूव करना था 2ABC। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ABC जैसे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहीं लिख रहा हो तो इसको अपन A डॉट B क्रॉस C लिख सकते हैं। तो उसी तरह से अगर मैं इसको A B C इस तरह लिखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा A प्लस बी डॉट B प्लस C क्रॉस C प्लस A। अब मैंने क्या किया है कि इसका इसमें क्रॉस प्रोडक्ट किया अंदर, तो आप देख सकते हैं B क्रॉस C, B क्रॉस A, C क्रॉस C, C क्रॉस A। क्लियर? और यहां से जैसा कि आपको पता है कि कहीं भी अगर 2 इक्वल वेक्टर्स आ जाते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो यहाँ C क्रॉस C किस में जाएगा 0 में। तो यहाँ अपना बचा A प्लस बी डॉट और बाकी जो 3 है वो। अब मैं यहाँ बाहर से अंदर इनमें ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करूंगा, तो A वेक्टर डॉट B क्रॉस C, A वेक्टर डॉट B क्रॉस A वेक्टर डॉट C क्रॉस A। अब B वेक्टर का B वेक्टर डॉट B क्रॉस C, B वेक्टर डॉट B क्रॉस A, B वेक्टर डॉट C क्रॉस A। अब जैसा कि आपको पता है कि जैसे कहीं A वेक्टर डॉट A क्रॉस B लिख रहा है, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर इक्वल हैं तो उसका आंसर अपना क्या आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ABA, ACA, BBC, BBA ये चारों कैंसिल क्यों हो गए,
ये चारों की वैल्यू 0 इसलिए हो गई क्योंकि इनमें दोनों में इक्वल वेक्टर्स आ रहे हैं चारों में। तो अपने बचा a डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब जैसा कि आपको पता है कि ए बी सी को जिस तरह हम a डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं ऐसे ही a डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिखते हैं, ए बी सी। तो यहाँ a डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिख देंगे, ए बी सी, और ये बी सी है। तो ये आप यहाँ पर एक बात और समझने की है कि जैसे एबीसी जो होते हैं ये तीनों साइक्लिक ऑर्डर में रहते हैं, चक्रीय क्रम में। तो आप चाहे तो बीसीए को एबीसी भी लिख सकते हैं। तो बीसीए को मैंने क्या लिखा है, एबीसी। एबीसी और एबीसी ये आपका प्रूव हो गया 2abc। सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 के सेकंड पार्ट में देखते हैं। इसमें भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसमें कि आपको एबीसी की फॉर्म दी हुई है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि एबीसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है। अब यहां पर मैंने एक काम किया है कि ये जो बी क्रॉस सी है इसको आगे बढ़ने से पहले मैंने मान लिया पी वेक्टर। ठीक है। क्यों मान लिया है, क्योंकि अगर ये 4 वेक्टर होंगे तो 4 का अपने पास सदिश गुणनफल तो है नहीं। अपने सिलेबस में है 3 सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो देखते हैं, अगर 3 वेक्टर होते हैं तो अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि 3 वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो होता है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो यहां देखते हैं अपन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बी क्रॉस सी को मैंने क्या लिखा है, पी। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी की फॉर्म के हिसाब से आप इसको खोलिए पी क्रॉस सी क्रॉस ए को। तो कैसे खोलेंगे, पी डॉट ए इंटू सी। ये ध्यान रहे ये डॉट प्रोडक्ट है जबकि ये जनरल मल्टीप्लाई है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं पी डॉट ए इंटू सी। और यहाँ है पी डॉट सी इंटू ए। पी की वैल्यू मैंने वापस पुट कर दी बी क्रॉस सी। अब यहां से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है ए क्रॉस बी डॉट सी और ये बी क्रॉस सी डॉट ए। यहां जैसा कि मैंने बताया था कि अधिस्त्रिक गुणनफल में 2 वेक्टर इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब ये तो कैंसिल हो गया आपका। अब अपना ये बचा ए क्रॉस बी डॉट सी को जिस तरह एबीसी लिख सकते हैं वैसे ही बी क्रॉस सी डॉट ए को अपन बीसीए लिख सकते हैं। तो बीसीए को मैंने बताया था चक्रीय क्रम में आप क्या लिख सकते हैं, एबीसी, एंड एबीसी इंटू एबीसी क्या हो जाएगा, एबीसी का होल स्क्वायर। क्लियर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी लघुत्तम दूरी पूछी है 2 रेखाओं की। तो देखते हैं अपन यहाँ पर। तो ये आपको 2 लाइन दी हुई हैं, दोनों के इक्वेशन दिए हुए हैं। कोई भी लाइन होती है उसका जो अपन कार्तीय रूप होता है उसका x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1। इससे अगर मैं तुलना कराऊं तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है x1 y1 z1 और a1 b1 c1 की। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि इस तरीके से a1 वेक्टर जो है वो पॉइंट को डिनोट करता है, ये आपका 3i प्लस 4j माइनस के हो जाएगा। और b1 वेक्टर जो है वो डायरेक्शन रेशियो यानी दिक्कनुपात को डिनोट करता है, वो आपका 2i प्लस जे माइनस 3 के हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया a1 b1 और ये आपका हो गया a2 b2 जो कि मैंने इसमें से लिया है। सिमिलरली आप इसमें से ले सकते हैं। तो अब कुल मिला के हमारे पास a1 b1 और a2 b2 आ चुके हैं, जिसमें a1 b1 जो है फर्स्ट लाइन के पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो है और a2 b2 सेकेंड लाइन के पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो है। तो a2 माइनस a1 मैंने यहां लिया है। तो a2 माइनस a1 ये i माइनस 3i इस तरह से ये, और b1 क्रॉस b2, b1 और b2 का मैंने ये वेक्टर प्रोडक्ट किया है यहाँ पर जो कि इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब यहां आपको करना होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है ना। तो ये आपका निकला कैसे, -2 और 11 का मल्टीप्लाई -22, -1 एंड -1 प्लस 1, 2 इंटू 7 और ये आपका 14। ये कैलकुलेट होके हो गया -7। यहां मुझे लेना है b1 क्रॉस b2 का मॉड। मॉड आप जानते हैं आईजेके के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करना है। तो 11 का 121, 1 का 1, 7 का 49, ये हो गया √171। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एसटी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2।
तो इसकी वैल्यू आपकी निकली थी -7, जबकि इसकी निकली √171, और माइनस से आपका मॉड, ये मॉड से माइनस किया और आपका 7/√171। क्लियर। तो हमने देखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कार्तीय रूप को आपको बदलना है किसमें, ये वेक्टर फॉर्म में। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देख, जो कि पिछली बार दी थी कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में, अब दी है वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लाइन का वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है r वेक्टर इक्वल a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो ये दोनों उसी फॉर्म में दी हुई हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं b वेक्टर जो है वो सेम है। b वेक्टर सेम होने तो SD का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉड b। तो सबसे पहले मैंने ये a1 और ये a2 और ये b, ये तीनों यहाँ पिक कर लिए हैं। a2 माइनस a1 आपका आ गया ये 3i माइनस i 2i, 3j माइनस 2j माइनस 5k प्लस 4k यानी माइनस के, a2 माइनस a1 आ गया। अब a2 माइनस a1 का क्रॉस करना है किसके साथ, p के साथ। तो यहाँ पर ij के ले लिया, a2 माइनस a1 के 2, 1 और -1, और यहाँ 2, 3 और 6, और इस तरह से ये अपना आ गया यहाँ पर a2 माइनस a1 क्रॉस b, जो कि यहाँ चाहिए अपने को। ठीक है ना। अब यहाँ क्या किया है, a2 माइनस a1 का क्रॉस किससे किया है, b से, उसका निकालना है मॉड। तो 9 का 81, 14 का 196, 4 का 16, और ये ऐड होके आपका हो गया 293। और यहाँ b का मॉड ले लिया, ये आपका आ गया 7। या SD के फॉर्मूले में क्या करना है कि इसके मॉड में डिवाइड करना है हमको इसके मॉड का। तो इसका मॉड क्या था आपका √293, और ये आपका आ गया 7। तो इस तरह से ये हमने देखा कि हो गया हमारा SD। कोई दिक्कत इसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि 5 में से 3 बार सत्य बोलता है, यानी उसके सत्य बोलने की प्रायिकता हो गई कितनी, 3/5, और असत्य बोलने की प्रायिकता हो गई 2/5। ठीक है। अब वो कह रहा हुआ एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 1 है। अब क्योंकि ये उसने डिक्लेयर कर दिया है कि यानी जब पासा अभी हवा में है तभी उसने ये एक पहले गैस कर दिया है कि 1 आएगा। तो अभी ये 1 क्या है कि ये हो गई ज्ञात घटना, यानी जिसको अपन कहते हैं A। यानी उसने 1 बता दिया है कि 1 आएगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कि 1 आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 1 है। तो यानी ये अभीष्ट अज्ञात है। अभीष्ट अज्ञात का मतलब होता है कि जो पूछी गई घटना है, इसको कहते हैं E1। ठीक है ना। यहाँ पर जो है E1 है वास्तव में 1 आना, और E2 ऑब्वियसली 1 ना आना। तो यहाँ वेज थ्योरम लगती है ऐसी जगह पे जहां पर अज्ञात घटना 1 है और ज्ञात घटना 1 है और अज्ञात घटनाएं 2 या 2 से अधिक है। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला था P ऑफ E1 बाई A इक्वल P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1। क्योंकि यहाँ E1 क्या है, पहले आपने E1 निकाल ली तो वो क्या बन गई, ज्ञात। और जैसा कि अपन ने सब प्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है P ऑफ A बाई B में, कि A क्या होती है अज्ञात और B होती है ज्ञात। तो अब E1 ज्ञात हो चुकी है। ठीक है ना। और यही जनरली यहाँ पर है, ये वही है अनुकूल अपॉन अनुकूल प्लस प्रतिकूल के हिसाब से है, फेवरेबल अपॉन फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। तो यहां हम देख रहे हैं P ऑफ E1 यानी 1 आना। तो 1 आने की प्रायिकता कितनी, 1/6। अब अगर मान लो वास्तव में 1 आ गया तो उसका कथन क्या हो जाएगा, सत्य। तो सत्य का होने की प्रायिकता कितनी थी, 3/5, और ये एज इट इज यहाँ ले लिया है। लेकिन अगर 1 नहीं आया जिसकी की प्रायिकता 5/6 है, तो उसका कथन असत्य हो जाएगा। और असत्य की प्रायिकता 1 - 3/5 करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2/5। तो यहाँ हो गया ये 6/5 तो कैंसिल हो जाएगा, 3/3 प्लस 10 यानी 3/13। तो इस तरीके से हमने इस पेपर के जो है जनरली 6 वीडियो डाले हैं, जिसमें कि 5 वीडियो सॉल्यूशन के थे और 1 वीडियो जो है पूरे पेपर के डिस्क्रिमिनेशन का था। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि पेपर थोड़ा सा लेंदी था। इसके बारे में डायरेक्टर सर को और जो अपने बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं उनको दोनों को ही ईमेल भी किया गया है टीचर्स के द्वारा, और जो शिक्षक संगठन है रिसला उसने भी अपनी काफी एक्टिविटीज करी हैं।
क्योंकि एक तो क्वेश्चन इसमें कई ऐसे थे जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं थे और काफी लेंथी पेपर था। केवल सेक्शन ए और बी को देखें तो सेक्शन ए और बी अकॉर्डिंग टू एक जो मेजरमेंट है वो फिट है, लेकिन सी और डी में थोड़ा सा क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन लेंथ बहुत ज्यादा कर दी है, जो कि एक कॉमन स्टूडेंट के लिए भाई जो अपन ध्यान रखते हैं कि भाई इतना परसेंट लो होना चाहिए, इतना परसेंट मीडियम, इतने परसेंट हाई क्वालिटी के क्वेश्चन होने चाहिए, तो वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सी और डी बिल्कुल भी यहाँ पर फिट नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे आप चैनल पर बने रहें और इस पेपर के सॉल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें और चैनल पे और भी मैथमेटिकल नॉलेज के लिए और स्टूडेंट्स को भी शेयर करें और जो सब्सक्राइब करने के बाद जो इसका बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें। थैंक्स।